वह भारत का स्वर्णिम काल था। उस समय भारत विश्व गुरु था, क्योंकि भारत के पास था सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम विश्वविद्यालय, और उस विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उन्होंने पूरे विश्व को जीरो से अवगत कराया था। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं भारत ही नहीं विश्व के महानतम गणितज्ञों और एस्ट्रोनॉमर्स में से एक श्री आर्यभट्ट जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं श्री आर्यभट्ट जी की कहानी। ठीक है, और सबसे पहले जब कहानी की शुरुआत होती है तो यह जानना आवश्यक है कि आर्यभट्ट जी का जन्म कब हुआ था। तो बहुत सारे जो जानकार हैं अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक जानकारी है वो यहाँ पे इस श्लोक में है, जो कि आर्यभट्ट जी के द्वारा ही कही गई है। और आर्यभट्ट जी जो भी रिजल्ट्स, मैथमेटिक्स के जो भी रिजल्ट्स, थ्योरम्स या जो भी चीजें वो कहते थे, जो भी जानकारी उन्होंने दी है विश्व को, वो श्लोक के माध्यम से ही दी है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, अगर आप देखेंगे तो वो लगेगा कि संस्कृत की किताब है, संस्कृत के श्लोक है, और उससे जब उसको डिकोड किया जाता है तो बड़े बड़े इक्वेशंस और चीजें निकल करके सामने आती है। तो सबसे पहले चलिए आर्यभट्ट जी ने खुद अपने जन्म के बारे में क्या कहा है कि उनका जन्म कब हुआ था, है ना। इसमें देखिए, ये जो है यहां से देखिए, यहां पे आपको 3600 दिखाई दे रहा है। इस श्लोक से ही ये सारी चीजें निकला है। कैसे, वो देखिए, षष्ठ यब्दानां षष्ठिर यदा वयतीतास्त्रश्च युगपादा त्रयाधिका विशंतिर बदास्तदेह मम जन्मो अतीता। अर्थात 60 वर्षों की 60 अवधियां, तो 60 गुने 60 3600। उसके बाद तथा युग, 3 युग के बाद, यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद उनका जो उम्र था वो 23 वर्ष था। इसका मतलब क्या हुआ, जो ज्योतिष शास्त्री हैं भारत के, उन्होंने इसका जो अर्थ निकाला अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, तो उस हिसाब से यह निकला कि 499 ईस्वी में आर्यभट्ट जी का जो उम्र था वो 23 वर्ष था। इसका मतलब उनका जो जन्म है वो 476 ईस्वी में हुआ था। अब फिर एक दूसरा सवाल आया कि आर्यभट्ट जी का जन्म कहां हुआ था। ठीक है, तो आर्यभट्ट जी का जन्म कहां हुआ था, इस पे भी लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं। मतलब जो जानकार हैं वो अपनी अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक राय है वो यहाँ पे ये जो श्लोक है इसके अंतर्गत है। और इसका अर्थ ये था कि आर्यभट्ट कुसुमपुर में अतिशय पूजित ज्ञान का वर्णन करता है। तो यहाँ पे जो है कुसुमपुर, जिसको कि अभी मतलब जो है आगे चल के पाटलिपुत्रा बोला गया, और अभी उसको पटना बोलते हैं, जो कि वर्तमान बिहार की राजधानी है। तो वहां पे पटना के आसपास के ही गांव में, ठीक है, अगर ज्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो मतलब एक गांव है तारेगना। ठीक है, पटना से बहुत नजदीक वो गांव है। तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, तो इसीलिए इनके पास मतलब जैसे तारों की बहुत अधिक जानकारी थी, तो तारों के बारे में जानकारी रखने वाले को मतलब वहां पे उस जगह का ही नाम तारेगना पड़ गया, है ना। ऐसी भी एक कहानी है, किंवदंतियां हैं। ठीक है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि मतलब आज का जो पटना है, बिहार है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और पटना मतलब बिहार में ही एक ये नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको कि बाद में अतिक्रमणकारियों ने जला दिया। तो ये जो है उस समय जो है पूरे विश्व के लिए शिक्षा का केंद्र था, ये नालंदा विश्वविद्यालय। ये तो अभी जलने के बाद भी ऐसा दिख रहा है, और इसको जलने में कई महीने लग गए थे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें, आर्यभट्ट के काल की अगर हम बात करें, तो उस समय यह जो विश्वविद्यालय था, यहाँ पे पढ़ने के लिए नेपाल, चाइना, जापान, सियाम, बर्मा, श्रीलंका और अफगानिस्तान, है ना, यहां से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और उस समय जो चीनी यात्री हैं, फाहयान, हुएनसांग, इत्सिंग, इन लोगों ने भी मतलब इस विश्वविद्यालय और पूरे भारत का भ्रमण किया था। और उस समय वो बताते हैं कि भारत कितना समृद्ध,
है ना। कृषि में कितना शक्तिशाली यहाँ की जो प्रशासकीय व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था है, वो कितना श्रेष्ठ है और पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। इसलिए उस समय भारत को विश्व गुरु भी बोला जाता था, सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। ठीक है। गुप्त शासक की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश के सम्राट बुद्धगुप्त उस समय शासन में थे। ठीक है। और उस समय उन्होंने मतलब जो है कला, साहित्य, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, उसमें कलाकृतियां का विकास, इस सब पे उन्होंने खूब ध्यान दिया। ठीक है। मतलब एक तरीके से कहें तो आर्यभट्ट जी को ये सारी चीजें, एक खुशनुमा माहौल, एक गौरवान्वित माहौल अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट जी को विरासत में मिला था, जहां पे मतलब अच्छे से अच्छे विचारों का जन्म हो सके, है ना, दिमाग का अधिक से अधिक विकास हो सके, ऐसा माहौल उस समय मतलब उस काल में आर्यभट्ट जी को विरासत में मिला था। ठीक है। उस समय के जो गुप्त शासक थे वो भागवत धर्मावलंबी थे, यानी कि वो श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग शैव यानी कि शिव की पूजा करने वाले, जो बौद्ध को मानने वाले थे और जैन को मानने वाले थे, उन लोगों का भी खूब विकास हुआ। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो बुद्धगुप्त साहब थे वो सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखते थे। अब आगे चलें, आर्यभट्ट के कार्यों की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत सारे कुछ कार्य यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रेता, द्वापर और कलयुग के रेशियो के बारे में है। लेकिन हम लोग जिस सिंबल को जानते हैं पाई, इसका जो सबसे सटीक मान है जैसे कि 3.1416 उस समय के हिसाब से बाद में तो रामानुजम जी 1 के बाद लाखों जो संख्या है उसके बारे में भी सीधा बोल देते थे। रामानुजन जी ने इस पे और अच्छा काम किया। लेकिन उस समय आर्यभट्ट जी के समय आर्यभट्ट से सटीक जानकारी पाई के बारे में और कोई नहीं दे पाया। सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि 3.1416 होता है, और ये भी क्या है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आसन्न वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो इसकी भी जानकारी आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले दी। उसके बाद और अगर हम बात करें तो जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, साइन कॉस टेन, ये सब जो पढ़ते हैं तो उसकी जो सारणी है उसको भी ट्रिगोनोमेट्री पे जो है ना सबसे बेहतरीन काम भारत ने ही किया था, जिसमें कि आर्यभट्ट जी, ब्रह्मगुप्त जी, भास्कर आचार्य जी, इन लोगों का ही सबसे ज्यादा योगदान रहा है। भले ही क्रेडिट किसी और को मिले वो एक अलग बात है। ठीक है। तो यहाँ पे जया सारणी मतलब कि जैसे वो साइन एंगल्स और जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसके बारे में जो टेबल है वो भी मतलब जो है इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने उन्होंने ग्रहण के लिए प्रचलित राहु केतु की मान्यताओं को नकारते हुए, उस समय ये सारी मान्यताएं थी कि राहु केतु को गिल जाता है, केतु राहु को गिल जाता है, समथिंग लाइक दैट। मैं भी एग्जैक्टली वो नहीं कह रहा, लेकिन उस तरह की मान्यताएं थी। लेकिन आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले ये बात कहा, एक साइंटिफिक बात कहा, छादयति शशि सूर्यंग शशिनंग महति च भुच्छाया। सूर्य ग्रहण के अवसर पर सूर्य को चंद्रमा ढक लेता है और चंद्र ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी की बड़ी छाया चंद्रमा को ढक लेती है। जब उन्होंने ये साइंटिफिक और सटीक बात कही ना तो बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट हो गए, जैसे कि जो ब्रह्मगुप्त, ये भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने मतलब जो है आर्यभट्ट पे कटाक्ष करते हुए लिखा, मतलब कहा कि आर्यभट्ट 8 ग्रहों की गति को जानता है, यह ठीक नहीं है। ठीक है। मतलब ये सारी चीजें हैं। उस समय जो वराहा मीर, ये भी क्या कहते हैं एक विद्वान थे, इन्होंने भी आर्यभट्ट के सटीक जानकारी को गलत बताया था उस समय। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट की रचनाएं क्या क्या है, अगर उसको देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी रचना है वो है आर्यभट्टीय, दूसरा आर्यभट्ट सिद्धांत और तीसरा सूर्य सिद्धांत। ठीक है। इन ग्रंथों की उन्होंने रचनाएं की। आर्यभट्टीय में उन्होंने यहां पे देखिए ये गीतिका पाद जिसमें कि 13 श्लोक है, गणित पाद जिसमें कि 33 श्लोक है, उसके बाद काल क्रिया पाद जिसमें कि 25 श्लोक है, गोल पाद जिसमें कि 50 श्लोक है,
ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो है उनका ये जो आर्यभट्टीय है, इसमें उन्होंने बहुत सारे गणितीय सिद्धांत को के बारे में बताया, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया, आकाशगंगा के बारे में बताया, ग्रहों के बारे में बताया, नक्षत्रों के बारे में बताया, बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी। और आप उस जानकारी में से कुछ जानकारी के बारे में आप जानते भी हैं। जैसे देखिए यहां पे जो गणित पाद 19 ये है, जो कि यहां पे संस्कृत में आपको दोहा मिलेगा, और इसी दोहा को जब डिकोड करते हैं तो ये n/2 × 2a + n-1 × d सम ऑफ n टर्म्स इन AP ये देखने को मिल जाता है। तो आर्यभट्ट ने जो किताब लिखी थी उसमें यहां पे वहां पे आपको सिर्फ ये मतलब एक श्लोक मिलेगा जिसको कि गणित पाद 19 कहा गया है, और इसी श्लोक को डिकोड करने पे आपको क्या मिल जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सम। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे देख लीजिए ये जो श्लोक है इसको जब डिकोड किया गया तो इसका मतलब है, हे गणना प्रवीण मुझे प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग और उनका संकलित योग बताओ। उसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो यहां पे संस्कृत में श्लोक है और उसको जब डिकोड करोगे तो मैथमेटिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनके लिखने का अंदाज था। ठीक है, ये सब भी आप एनसीईआरटी में, ये रिजल्ट्स भी जो है 11th के एनसीईआरटी में ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन इक्वेशंस के लिए भी उन्होंने सिर्फ श्लोक ही कहे संस्कृत में। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं कि श्लोक नंबर ये। तो इस तरीके से अगर आप आर्यभट्टीय बुक जो देखेंगे तो उसमें सिर्फ श्लोक मिलेंगे, और जब आप उसको डिकोड करेंगे तो बहुत से गूढ़ रहस्य जो हैं उसका उजागर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अब यहां पे देखिए इतने सारे श्लोक हैं, अगर एक एक श्लोक को डिस्कशन करना पड़ जाए, उसको समझने की कोशिश की जाए तो कितना वक्त लगेगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करना चाहूंगा कि आर्यभट्ट जी का जो योगदान है उसके बिना हम आज के गणित की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जीरो से पूरे दुनिया को अवगत कराया, और उसके साथ साथ ट्रिगोनोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और एल्जेब्रा, ठीक है, उसमें इनका जो योगदान है वह हमेशा अविस्मरणीय, और इनके योगदान के बिना जो गणित है वो अकल्पनीय रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उतने शब्द ही नहीं हैं कि इनके विषय में और अधिक कह सकूं। तो फिलहाल तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि यह जो चैनल है यह मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है। अगर आप 11th में, 12th में, बीएससी पार्ट 1 में, बीटेक पार्ट 1 में या पार्ट 2 में या पार्ट 3 में, एमएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या फिर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो एक बार जो है चैनल का प्लेलिस्ट अवश्य देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर एक संडे को एक कहानी होती है, तो अगला कहानी किस मैथमेटिशियन पे करे ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो निश्चित तौर पे हम उस मैथमेटिशियन का कहानी लेकर के आपके पास आएंगे। ठीक है, और नहीं तो हम तो कोई ना कोई मैथमेटिशियन का कहानी लेकर आते ही रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।